ये क्रोमोसोम हुआ, यहाँ पे इसको खींचा जाएगा तो इसके लिए ये स्पिंडल फाइबर आएंगे इसके पास। ये मैंने फैला करके बनाया हुआ है, जनरली ये सारे के सारे तुम्हारे सेंट्रोमियर या फिर जो काइनेटोकोर हम लोगों ने देखा हुआ था उससे अटैच होने वाले हैं। और इसके बाद एक आ जाएगा भाई इधर से, ये अब इसको पकड़ के खींचा जाएगा। तो खींचेंगे जब भाई यहाँ पे तुमको दो क्रोमेटिड्स दिख रहा हो। कल मैंने तुमको बताया था कि इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स या फिर डबल क्रोमेटिड्स बोलेंगे। तो ये जो हम लोगों ने दो दो के पेयर बनाया हुआ है, इसी का पेयरिंग किया हुआ है। तो जब इसका हम लोग डिवीजन करेंगे, जब इसका मियोसिस किया जाएगा, तब के केस में क्लास 10 तो थोड़ा मोड़ा तो भेज में रहेगा ही। तब के केस में होगा क्या, ये जो क्रोमोसोम का सेट है ये एक सेल में चला जाएगा, एक स्पर्म सेल में चला जाएगा, और ये जो क्रोमोसोम का सेट है ये एक स्पर्म सेल में चला जाएगा। क्लियर? तब के केस में उनके पास ये बिना पेयरिंग के क्रोमोसोम का सेट होगा। इसके बारे में 12th में देखना है। 12th के सिलेबस में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब चीज हमारे 12th के सिलेबस का पार्ट है। बस अभी भेजे में इतना बिठाओ, रेप्लिकेशन का मतलब होता है उनका कॉपी जनरेट करना। इसी वजह से दोनों सेम सेंट्रोमियर शेयर करेंगे और सेम सेंट्रोमियर में प्रेजेंट दो क्रोमेटिड्स हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और ये जो हम लोगों ने लिया हुआ ये मोनार्ड का केस हो गया, और ये हो जाएगा डायाड का केस। लेकिन दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं ये हैप्लॉइड कंडीशन। ठीक है भाई, चलो तो सेल चैप्टर का जो हम लोग का लास्ट टॉपिक चल रहा था इसको जल्दी कंटिन्यू करते हुए खत्म करते हैं। इसके बाद फिर तुम्हारा सेल चैप्टर जो है ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, ध्यान देना, बायोलॉजी तुम्हारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बार बार रिवीजन मांगता है। ठीक है, तो इसीलिए बायोलॉजी के जितने भी टर्म्स तुम लोगों ने पहले भी कवर किए हुए हैं इस चैप्टर में, उसको हो सके तो हर संडे एक टाइम टेबल बना लो अपना। ज्यादा नहीं, मुश्किल से आधे घंटे बैठो, पूरा चैप्टर नहीं करना, आधे घंटे बैठो और जितना तुमसे हो पा रहा है उसको कम से कम रिवाइज करो। बार बार जब सारे टर्म्स देखोगे, बार बार जब उन्हीं नाम को रिकॉल करोगे, तब जाकर के ये परमानेंटली तो क्या, अभी तुमको बेसिकली 2 ही साल तक इसको दिमाग में बिठा करके रखना है, ताकि तुमको कोई ना कोई एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए। उसके बाद फिर वहां पे आगे का काम जो रहता है वो होते रहता है। क्लियर? तो अभी तुम्हारा टारगेट बस 2 साल के लिए इन सारे कंटेंट्स को अच्छे से दिमाग में रखने का है। तो भाई रिवीजन के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जितना भी तुम शॉर्ट ट्रिक्स बना लो, जितने भी तुम शॉर्टकट मेथड लगा करके पढ़ लो, चाहे जितना शॉर्ट तुम अपना नोट्स बनाए हुए रहो, रिवीजन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन का बायोलॉजी याद रख पाना बहुत मुश्किल। समझ में आ रहा है बात? अब भाई इतना तो तुम्हारा आईक्यू लेवल हो नहीं सकता कि जिसको एक बार पढ़ ले तो 10 साल तक भूलोगे नहीं। क्लियर? तो ह्यूमन हो तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को बार बार क्या करना है, उसको रिकॉल करवाना है और साथ ही साथ में रिवीजन पे भी फोकस देना है। क्योंकि चैप्टर जो है वो आने वाले हर एक चैप्टर में तुम्हारे लिए कंटेंट जो रहेंगे वो नए नए तो बहुत सारे मिलेंगे, वो बात अलग। साथ ही साथ जो नए कंटेंट्स मिलेंगे उनको तुमको अच्छे से याद भी रखना पड़ेगा। तो भाई बर्डन तुम्हारा आगे में और कम नहीं होने वाला, उल्टा बढ़ने वाला है। क्लियर? तो इस वजह से रिवीजन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के अगर आगे बढ़ोगे, हाँ तो भाई पीछे के सारी चीजें एक तो दिमाग से उतरते चलेंगे, साथ ही साथ आगे के कंटेंट्स भी तुमको समझने में प्रॉब्लम होगा। मैं बार बार ये चीज तुमको मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लें। हाँ, तो ठीक है भाई, आज का जो क्लास है उसको कंटिन्यू करें फिर। ठीक, चलो तो आज के लिए कल हम लोगों ने क्रोमोसोम देखा हुआ था कि भाई ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसमें से मैंने तुमको पी आर्म और क्यू आर्म बताया हुआ था, जिसमें से उसको शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म बोल रहे थे। क्लियर? उसके बाद उसको दोनों ही आर्म्स को कनेक्ट करने के लिए एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो एक पचका हुआ रीजन रहेगा उसको हम लोग बोल रहे थे भाई वहां पे सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर को सराउंड करके एक तुम्हारा डिस्क शेप में एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जिसको कि बोलते हैं काइनेटोकोर्स। ठीक, तो उसमें कल लिखवाया था नहीं लिखवाया था मुझे याद नहीं है, फिर एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ, लिखवा दिया हूं तो ठीक, नहीं लिखवाया हूं तो एक बार लिख लेना। उस पे काइनेटोकोर जो रहता है यही साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा स्पिंडल फाइबर को। जब सेल डिवीजन होता है तो हर एक ऑर्गेनल को बांध बांध करके उसको खींच खींच करके क्या दो दो ऑर्गेनल्स बनाए जाते हैं और फिर उसको सेल के पोल्स के तरफ उनका मूवमेंट करवाया जाता है। और ये मूवमेंट जो कराने वाला पार्ट होता है ये होता है स्पिंडल फाइबर। जैसे रस्सी में बांध करके हम लोग किसी चीज को खींचते हैं, वैसे ही सेल डिवीजन भी होता है। जब वो पढ़ेंगे तो तुमको एक्चुअली में वहां पे पता चलेगा भाई कि सेल डिवीजन किस प्रोसेस से होता है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। हालांकि जो फैक्ट्स रहेंगे उसको तो तुमको याद करना पड़ेगा, नाम याद करना ही है, उसमें कोई ऐसा दो राय वाली बात है ही नहीं। बट बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, अगर समझ में आने लग जाए तो चैप्टर पढ़ने में भी मजा आएगा और चीजों को याद करने में भी मजा आएगा। क्लियर? अदरवाइज फिर बोझा बनने में बायोलॉजी को टाइम नहीं लगता, मैं पहले ही तुमको बता रहा हूं। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें। क्रोमोसोम्स के बारे में कल देखा हुआ था, अब आगे वही क्रोमोसोम का हम लोग एक फॉर्म देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सैटेलाइट क्रोमोसोम।
क्लियर, इसी को शॉर्ट में सेट क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर, अब ध्यान देना, सेट क्रोमोसोम्स जो रहते हैं बेसिकली हम लोगों ने देखा हुआ था भाई कि वो जो सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर एक कॉन्स्ट्रिक्शन से बना हुआ रहता है, मतलब कि जो क्रोमोसोम है उसका एक पार्ट अगर दब जाए, अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, तब के केस में उस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रोमियर। किसी किसी क्रोमोसोम में, सारे क्रोमोसोम्स नहीं, किसी किसी क्रोमोसोम्स में उसको हम लोगों ने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला हुआ था, ठीक है। तो किसी किसी क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी फॉर्म होता है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन अगर बनेगा तो जाहिर सी बात है भाई, वो बलून तो देखे हुए रहोगे जिसमें से वो कुत्ता बिल्ली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना बना करके देते रहते हैं, लंबा सा बलून होता है। क्लियर, तो वैसे ही बलून को अगर किसी एक जगह से मोड़ दिया जाए, क्लियर, किसी एक जगह से मोड़ दिया जाए तो वहां पे जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन आएगा उसी को एज्यूम कर सकते हो सेंट्रोमियर। क्लियर, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक जगह पे मोड़ेंगे तो दो आर्म्स बनेंगे, क्लियर, और उसको दो जगह से मोड़ दिया जाए तो तीन आर्म्स बन जाएंगे भाई। तो यहाँ पे जो थर्ड आर्म बन करके आता है उसको जनरली हम लोग आर्म्स नहीं बोलते, उसको 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 हम लोग बोलेंगे सैटेलाइट, क्योंकि उसका साइज जो है वो आर्म के, मतलब कि एक आर्म के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होता है, और एक सैटेलाइट जैसा मतलब कि एक एंटीना जैसा वो अपीयर होता है। कल मैंने उसका स्ट्रक्चर तुमको दिखाया भी था, तो चलो भाई लिख लो इसको। जो सेट क्रोमोसोम है इसका पहले स्ट्रक्चर ही देख लो। और यहां पे आएगा भाई सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसके ऊपर में बनेगा इस टाइप से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, समझ लो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं, अब इसको एक बार लेबलिंग ही कर लेते हैं। मे भी कल मैंने तुमको एक आध दो लेबलिंग नहीं बताया था, चलो ठीक है यहीं पे कवर करवा देंगे। इनसाइड में ये कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, मतलब कंडेंस्ड क्रोमेटिन है, क्लियर। तो इसका एक और नाम होता है, इसको क्रोमोनिमाटा भी बोला जाता है, तो चलो इसका नाम भी लिख लेते हैं। मैं भी कल मैंने एक आध दो लेबलिंग कल छोड़ दिया था क्योंकि इमेज भी करना था हम लोगों को, साथ ही में निपटा लो। इनसाइड में जो स्पेस प्रेजेंट रहेगा, मैं भी कल मैंने इसको भी नहीं बताता, इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है क्रोमोसोम है, तो वो हो जाएगा उसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोलने का मतलब खाली रीजन, हम लोगों ने बहुत ही सेल ऑर्गेनल्स में भी ये कवर किया हुआ, तो ये क्रोमोसोमल मैट्रिक्स है, क्लियर। तो ये हो जाएगा भाई मैट्रिक्स। और ये क्या कंटेन करेगा, कंटेन्स डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन, क्लियर, डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन, और इसी को बोला जाता है क्रोमोनिमाटा। क्लियर, कल ये दो नाम मैंने छोड़ दिया था। फिर इसके बाद यहां पे दिख रहा होगा ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये हो जाएगा भाई प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर, इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं। और वैसे ही ये हो जाएगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर जो तुम्हारा स्ट्रक्चर बन करके आया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट, इसको बोला जाएगा सैटेलाइट। और ये जो क्रोमोसोम फॉर्म हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे सेट क्रोमोसोम, इसको हम लोग बोलेंगे भाई सेट क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियर। चलो इसको जल्दी नोट, इसमें और ज्यादा ज्यादा और करने का है नहीं, बस इतना ही इसका इंफॉर्मेशन जानना था, तो इसको जल्दी नोट डाउन करो। इसके बारे में डिटेलिंग अभी हम लोग को देखना ही नहीं है, जल्दी इसको ड्रॉ करो भाई, जल्दी ड्रॉ करो। अच्छा, इसको सेट क्रोमोसोम बोलते, तो मार्कर क्रोमोसोम भी इसी को, हाँ, इसका एक और नाम होता है मार्कर क्रोमोसोम, भी इसी को बोला जाता है, क्लियर। सेट क्रोमोसोम का एक और नाम होता है, उसको मार्कर क्रोमोसोम भी बोला है, तो चल भाई उसका नाम भी लिख लो यहाँ पे, ठीक, याद आ गया। एक और एलिमेंट यहाँ पे लिख लेना, मार्कर क्रोमोसोम, इसी को मार्कर क्रोमोसोम भी बोला जाता है, क्लियर। तो भाई उसी का नाम हो जाएगा, सेट क्रोमोसोम बोलो या फिर मार्कर क्रोमोसोम, दोनों इसी का नाम है, क्लियर। इसी को मार्कर क्रोमोसोम बोलेंगे, इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब ध्यान देना, ये जो सेट क्रोमोसोम रहता है ये अच्छा, इसके बारे में ज्यादा डिटेल अभी नहीं करते, मैं जब तुमको कैरियोटाइप बताऊंगा, कैरियोटाइप एक तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, क्रोमोसोम्स को स्टडी करने का तरीका होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी उनका ग्राफिकल स्टडी होता है, क्लियर। तो उनका जो ग्राफिकल स्टडी हम लोग, मैं उसका इमेज दिखाऊंगा तुमको, और वो इस चैप्टर में हम लोग कवर नहीं करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कैरियोटाइप,
क्लियर है? तो कैरियोटाइप करवाने के टाइम पे इसके कुछ डिटेल्स और बताएंगे, जैसे ह्यूमन का हमारे पास जो क्रोमोसोम का सेट होता है उसमें से टोटल 5 सेट्स ऐसे रहते हैं या 5 क्रोमोसोम्स के पेयर ऐसे होते हैं जो सेट क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना, मतलब अभी के लिए इस वाले टॉपिक का इतना ही लिखना है तुमको। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे, फिर इसका मैं तुमको कुछ टर्म्स बता दूंगा जिनका यूज हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में भी करना है और आने वाले आगे के चैप्टर में भी करने हैं। ठीक है, और तो इस हिसाब से फिर ये तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा फिर कंप्लीट। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारे बुक में इसको 4 टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है, और वो भी जो उसका बेसिस लिया हुआ है वो ऑन दी बेसिस, मतलब कि पोजीशन ऑफ जो है वो सेंट्रोमियर के बेसिस पे लिया हुआ है। क्लियर? तो इस पे लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से बुक में तुम्हारे 4 टाइप से क्लासिफाइड किया हुआ क्रोमोसोम के अब नाम देखो पहले। तो टोटल 4 टाइप्स के यहाँ पे हम लोग को क्रोमोसोम्स देखने हैं। पहले नाम ही देख लो। एक को हम लोग बोलेंगे भाई मेटासेंट्रिक, एक को बोलेंगे मेटासेंट्रिक, एक को बोलेंगे हम लोग सब मेटासेंट्रिक, एक को बोलेंगे इसमें से एक्रोसेंट्रिक, और एक को बोला जाएगा यहां से टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो टोटल भाई ये 4 टाइप के हम लोग को क्रोमोसोम्स देखने हैं। पहले तो मैं इसका इनका स्ट्रक्चर ही तुमको बता देता हूं, ध्यान देना। जैसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो रहेगा, इसके एग्जैक्ट बीचों बीच में प्रेजेंट होगा सेंट्रोमियर। ठीक है, तो भाई इसमें पी आर्म और क्यू आर्म, ये जो दोनों का लेंथ होने वाला रहेगा ये इक्वल होने वाला होगा, तो इस पे लिख लेना, यहां से ये आ जाएगा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, और ये हो जाएगा भाई इसका पी आर्म, और ये आ जाएगा इसका क्यू आर, और यहां पे क्या है, लेंथ ऑफ पी आर्म इज इक्वल टू क्यू आर। इधर लो, लेंथ ऑफ पी आर्म इज इक्वल हो जाएगा यहां से क्यू आर। अब दोनों यहाँ पे आर्म, जैसे समझो जिनके आर्म्स निकले हुए रहते हैं उनको हम लोग ब्रैंकियल बोलते हैं। क्लियर? इनको हम लोग ब्रैंकियल बोलते हैं। तो भाई इनके जो दोनों आर्म्स हैं ये दोनों इक्वल है, पी आर्म्स और क्यू आर्म्स दोनों इक्वल है, तो इसको हम लोग आइसोब्रैंकियल या फिर होमोब्रैंकियल भी बोलते हैं। तो यहां पे लिख लेना आइसो या फिर होमोब्रैंकियल। क्लियर? इसको बोलेंगे हम लोग आइसो या फिर होमो ब्रैंकियल। क्लियर है? क्लियर? तो ये आ जाएगा भाई तुम्हारा मेटासेंट्रिक, जिसमें से सेंट्रोमियर जो रहता है ये दोनों ही आर्म्स के एग्जैक्ट बीचों बीच रहने वाला होगा, जिसके वजह से दोनों आर्म्स का जो लेंथ रहता है वो इक्वल होता है। अब ये जो है इनमें आर्म्स का लेंथ धीरे धीरे करके इसको छोटा करते जाओ, एक को छोटा और एक को बड़ा। बोलने का मतलब यहाँ पे है कि सेंट्रोमियर के पोजीशन को ऊपर खिसकाते हुए चलो। क्लियर? और ऊपर खिसकाते हुए फाइनली हम लोग को लेकर के चलना उसके एंड तक, एंड को ही बोला जाता था टीलोमियर। क्लियर? तो ऊपर का एंड ले लो या फिर नीचे का एंड ले लो, हम लोग बोलेंगे उसको टीलोमियर। तो टीलोमियर के पोजीशन पे जब पहुंचा देंगे उसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे भाई टीलोसेंट्रिक। क्लियर है? तो चलो इसका नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तीनों का डायग्राम में पहले ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ध्यान से। ये आ जाएगा, एक सेकंड,
ये आ जाएगा तुम्हारा सब मेटासेंट्रिक, ये हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक, और ये आ जाएगा भाई टीलोसेंट्रिक। क्लियर? अब सारे के सारे क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर बना लो। ये आ जाएगा इसका सेंट्रोमियर, ये हो जाएगा इसका सेंट्रोमियर, और यहां पे आ जाएगा इसका सेंट्रोमियर। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा? तो भाई ये हो जाएंगे तुम्हारे चारों ही टाइप्स के क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर। इसमें सेंट्रोमियर थोड़ा सा किसके टुवर्ड्स हो जाएगा? टीलोमियर के टुवर्ड्स हो जाएगा। क्लियर? मतलब एंड साइड में थोड़ा सा इसमें से शिफ्ट हो जाएगा, इसमें थोड़े ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, और इसमें पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा, और फाइनली सेंट्रोमियर जो ये पहुंच जाएगा तुम्हारा कहां पर? टीलोमियर पे। क्लियर? ठीक है, चलो अब ध्यान देना, इसमें जो है ये दोनों जो यहां पे बन करके आए हुए हैं स्ट्रक्चर, इनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोब्रैकियल। हेट्रोब्रैकियल बोलने का मतलब जो दोनों आर्म्स है इनका जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, वो दोनों ही डिफरेंट लेंथ के यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी वजह से इनको बोला जाता है हेट्रोब्रैकियल। इनको बोला जाएगा हेट्रोब्रैकियल, और इसके लिए ऐसा कोई सच नाम है नहीं हेट्रोब्रैकियल या फिर आइसोब्रैकियल, क्योंकि इसमें एक सिंगल आर्म प्रेजेंट होता है, तो इसको लिख सकते हो सिंगल आर्म प्रेजेंट। ठीक, हाँ एक डेटा इसके लिए और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर के हिसाब से। अभी इस चैप्टर में तो खैर उसका तुम्हारा नाम भी नहीं दिया हुआ है, बट नेक्स्ट चैप्टर के हिसाब से जब हम लोग को सेल डिवीजन करना होता है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं एक स्पेसिफिक फेज आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एनाफेज। एनाफेज के टाइम पे ये जो क्रोमोसोम्स रहेंगे इनका डिवीजन के बाद पोल के साइड में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? पोल के साइड में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो भाई जब इसका पोल के साइड में मूवमेंट स्टार्ट होता है तो तब के केस में इनका स्ट्रक्चर जो है ये चेंज हो जाता है। जैसे अगर मेटासेंट्रिक है, चलो लिख ही लेते हैं इसको, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इनके शेप्स कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान देना। अच्छा एक काम करते हैं, मैं पहले तुमको इसका थोड़ा सा सेल डिवीजन का बेसिक बता देता हूं, थोड़ा मोड़ा आइडिया तो लग जाए भाई जितने लोग नहीं पढ़े हुए हो। देखो ध्यान से, जैसे मान करके चलो कि ये हो गया एक सेल, सेल में तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे, तो मोटा मोटी ये समझ लो कि जो क्या बोलना चाहिए स्पिंडल फाइबर होते हैं वो रस्सी के जैसे होने वाले रहेंगे। ये करेंगे क्या, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को पहले बांधेंगे, बांधने के बाद सारे के सारे दो दो पार्ट्स में आ जाएंगे, उसके बाद फिर उनको अलग किया जाएगा, अलग होने के बाद फिर सभी को पकड़ पकड़ करके उसको पोल्स की तरफ खींचना चालू करते हैं। तो ध्यान दो, जैसे मान लो कि ये एक क्रोमोसोम हुआ, ये एक क्रोमोसोम हुआ, यहां पे इसको खींचा जाएगा, तो इसके लिए ये स्पिंडल फाइबर आएंगे इसके पास, ये मैंने फैला करके बनाया हुआ है। जनरली ये सारे के सारे तुम्हारे सेंट्रोमियर या फिर जो काइनेटोकोर हम लोगों ने देखा हुआ था उससे अटैच होने वाले हैं, और इसके बाद एक आ जाएगा भाई इधर से ये, अब इसको पकड़ के खींचा जाएगा। तो खींचेंगे जब, तो भाई यहाँ पे तुमको दो क्रोमेटिड्स दिख रहा होगा, कल मैंने तुमको बताया था कि इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स या फिर डबल क्रोमेटिड्स बोलेंगे, और एक सिंगल स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट हुआ तो उसको हम लोग सिंगल क्रोमेटिड बोलते हैं, सिंगल क्रोमेटिड। तो यहाँ पे दो क्रोमेटिड्स तुमको दिख रहे होंगे, जब इसको खींचा जाता है तो एक क्रोमेटिड नीचे की तरफ आएगा और एक क्रोमेटिड जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो ध्यान देना, जब ये ऊपर की तरफ जाता है, अगर ये मेटासेंट्रिक हुआ तब के केस में इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे तो इस टाइप से आता है, इस टाइप से, एक जाएगा ऊपर के साइड में और एक जाएगा भाई नीचे के साइड में। क्लियर? एक जाएगा ऊपर के साइड में, एक आएगा नीचे के साइड में, तो ये वी शेप में आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं वी शेप्ड स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोला जाए, इसको बोलेंगे हम लोग वी शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये होता है तुम्हारा मेटासेंट्रिक के लिए। सब मेटासेंट्रिक की बात करोगे तो उसमें जब पोलवर्ड मूवमेंट्स होता है इस टाइम पे तुम्हारा स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखेगा, ये एल शेप हो गया, ये एल शेप हो गया, तो एल शेप्ड स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा सब मेटासेंट्रिक में। उसके बाद फिर एक्रोसेंट्रिक में जो रहता है ये इस टाइप का शेप आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जे शेप। तो भाई वी शेप्ड, एल शेप्ड, जे शेप्ड, और जो हम लोगों ने टीलोसेंट्रिक देखा हुआ था उसका मूवमेंट तुमको सिंगल ब्रांच में ही होने वाला रहेगा, और ये जो रहता है ये आई शेप्ड तुमको देखने के लिए मिलेगा, आई शेप्ड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड,
क्लियर इतना? ठीक है, तो चलो भाई, आज एक तो बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है सामने में, और ऊपर से एसी चालू नहीं हो पा रहा है। चलो देखें, ज्यादा तो बाकी ही नहीं है, निपटाएं जल्दी। तो इस हिसाब से जब सेल डिवीजन हो रहा रहेगा तो ड्यूरिंग एनाफेज इनका मोशन जो है या मूवमेंट जो है ये पोलवर्ड होने वाला होगा, मतलब कि पोल के टुवर्ड्स ये जाएंगे, और उस टाइम पे इनका जो स्ट्रक्चर रहता है ये चेंज हो जाता है। तो पहले उसी को लिख लेते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो है ये वी शेप्ड में दिखेगा इस टाइप से, ये एल शेप्ड में दिखेगा, ये जे शेप्ड, ठीक, और ये हो जाएगा भाई आई शेप्ड। अब इनके सेंट्रोमियर्स भी इसी में ड्रॉ कर लो। ये हो जाएगा इसका सेंट्रोमियर, ये हो जाएगा इसका सेंट्रोमियर, ये हो जाएगा इसका सेंट्रोमियर, और ये हो जाएगा इसका सेंट्रोमियर। क्लियर? शेप का नेमिंग भी कर लो। ये हो जाएगा वी शेप्ड, ठीक है, ये हो जाएगा एल शेप्ड, ये हो जाएगा जे शेप्ड। क्लियर? और ये आ जाएगा भाई आई शेप्ड। तो इस टाइप से सेल डिवीजन के टाइम पे इनके तुमको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा? इतना क्लियर हो गया होगा? बस भाई सेल टाइप में बस सॉरी क्रोमोसोम्स के टाइप में बस तुमको ये चार ही देखने थे। जल्दी इसको ड्रॉ करके नोट डाउन करो। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि तुम्हारा इस चैप्टर से भी रिलेटेड होने वाला होगा, और साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर में तो भर भर करके उसका यूज देखने के लिए मिलने वाला। क्लियर? चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी ड्रॉ करके नोट डाउन करो। ये शेप याद रखे रहना, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। और ये तुम्हारा एनाफेज के टाइम पे जब पोलवर्ड मूवमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, तब जाकर के ये शेप तुमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अच्छा चलो जल्दी भाई जल्दी नोट डाउन करो स्पीड में। अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। तो भाई ये हो गया तुम्हारे चारों टाइप्स के क्रोमोसोम कंप्लीट, क्लियर? चारों टाइप्स के क्रोमोसोम जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहां से बढ़ेंगे आगे और कुछ टर्म्स देखेंगे। क्लियर? क्योंकि टॉपिक्स तो सारे हो गए तुम्हारे कवर, अब कुछ टर्म्स देख लो। क्रोमोसोम रिलेटेड है ना? अच्छा चलो लिख ही देते हैं। क्रोमोसोम से रिलेटेड। अब ध्यान देना, देखो कल मैंने तुमको मोनाड, डायाड, इन सब चीजों के बारे में बताया था, आज उसको लिखना है, बस उतना ही काम है। क्लियर? चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर एक क्रोमोसोम जो है ये सिंगल इस टाइप से प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनाड। ये क्या हो जाएगा? हैविंग ओनली वन क्रोमेटिड। सिंगल क्रोमेटिड लिखो। हैविंग सिंगल क्रोमेटिड। इसके बाद जिसमें दो क्रोमेटिड्स आते हैं और वो अगर सेम सेंट्रोमियर शेयर करते हैं तब के केस में हम लोग उसको बोलेंगे डायाड। क्लियर? और इनका जो सेंट्रोमियर है भाई ये हो जाएगा कॉमन। इसको बोलेंगे डायाड। ये होंगे टू क्रोमेटिड्स, शेयरिंग सेम सेंट्रोमियर। कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स।
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो क्रोमेटिड्स तुमको दिख रहा है, एक हो जाएगा भाई ये और सेकंड हो जाएगा ये, तो दोनों क्रोमेटिड्स जो रहेंगे इनको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ध्यान देना, इसी में हल्का फुल्का कंफ्यूजन स्टार्ट होता है अगर बेसिक तुम्हारा क्लियर ना रहा तो। मोनाड डायाड, अब इसमें हम लोग को देखना है भाई, यहां पे जो हम लोगों ने क्रोमोसोम्स बनाए हुए हैं ये दोनों ही एक एक क्रोमोसोम है। आगे इतना समझ में, वो मोनाड के फॉर्म में है और ये डायाड के फॉर्म में है, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे दो सिंगल क्रोमोसोम्स। जनरली अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे सेल्स तुमको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो कि जिसमें कि ये जो है ये दो दो के पेयर में रहेंगे। जनरली हम जैसे ह्यूमन बॉडी का मैक्सिमम सेल्स रहते हैं, क्लियर। बहुत सारे तुमको सेल्स ऐसे दिखेंगे जिसमें ये क्या बोला जाए तीन तीन के पेयर में दिखेंगे, जिसमें तुमको ये तीन तीन के पेयर में दिखेंगे। और बहुत सारे सेल्स ऐसे भी तुमको मिल जाएंगे जहां पे ये तुमको सिंगल मतलब कि अकेले ही दिखने वाले हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी का अगर बात करोगे तो जो स्पर्म सेल होता है या फिर जो एग सेल रहता है उसमें तुम्हारा एक ही सेट प्रेजेंट होता है, मतलब पेयरिंग नहीं होता, एक ही क्रोमोसोम का पूरा सेट रहेगा, उसमें एक एक का ही पूरा सेट रहता है। वहीं अगर हमारे बाकी सेल की बात करोगे तो वहां पे तुम्हारे दो दो के पेयर में रहते हैं। जैसे ह्यूमन सेल को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, मेल के लिए एक्स 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 और फाइनली जो ऊपर में आने वाला रहेगा इसको एक्स वाई लिखते हैं। तो ये जो हम लोगों ने दो दो के पेयर बनाया हुआ है इसी का पेयरिंग किया हुआ है। तो जब इसका हम लोग डिवीजन करेंगे, जब इसका मियोसिस किया जाएगा तब के केस में भाई क्लास 10 तो थोड़ा मोड़ा तो भेजे में रहेगा ही, तब के केस में होगा क्या, ये जो क्रोमोसोम्स का सेट है ये एक सेल में चला जाएगा, एक स्पर्म सेल में चला जाएगा, और ये जो क्रोमोसोम्स का सेट है ये एक स्पर्म सेल में चला जाएगा। क्लियर, तब के केस में उनके पास ये बिना पेयरिंग के क्रोमोसोम्स का सेट होगा। क्लियर, और पहले जब ये सारे के सारे एक सिंगल सेल में प्रेजेंट थे तो यहां पे ये दो दो के पेयर में प्रेजेंट थे। नेक्स्ट ईयर में बोलेगा मतलब क्लास 12th में जब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने वाले रहेंगे तो वहां पे फिर तीन तीन का पेयरिंग का सेट बन जाता है। क्लियर, हालांकि उसको डिटेल में नहीं देखना है बट हम लोग उसको मतलब कि उसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए मिलेगा वहां पे। क्लियर, जब प्लांट्स के केस में फर्टिलाइजेशन होता है तो फ्यूजन के केस में एक फ्यूजन जो रहता है वो तुम्हारे तीन तीन का पेयर में क्रोमोसोम्स को अरेंज करने वाला होगा वहां। आ गया समझ में, तो ये जितने नंबर्स के पेयर में प्रेजेंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्लॉइडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का प्लॉइडी। क्लियर, सेल का प्लॉइडी, क्रोमोसोम्स का नहीं, सेल का प्लॉइडी। अगर किसी सेल में एक ही सेट में प्रेजेंट होगा, जैसे ह्यूमन के केस में स्पर्म सेल ले लो या फिर एग सेल ले लो, तब के केस में उसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल एन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी में तुम्हारे दो दो के पेयर्स में प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम्स के नंबर, जैसे ह्यूमन केस में नॉर्मल सिचुएशन में यही रहता है, तब के केस में उसको बोलते हैं डिप्लॉयड, और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई 2n से। ठीक, और जिसमें तुम्हारे तीन तीन के सेट में प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लॉयड, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे भाई 3n। तो ये जो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है इसमें बताया ये जाता है कि जो क्रोमोसोम्स के सेट हैं वो सिंगल में प्रेजेंट है, डबल दो के पेयर्स में प्रेजेंट है या फिर तीन के पेयर्स में प्रेजेंट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लॉइडी ऑफ द सेल। तो ध्यान देना, यहां पे इसको अभी नहीं कर रहे हैं, इसको मैं तुमको नेक्स्ट पेज में लिखवाता हूं। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इसी में, प्लॉइडी ऑफ द सेल। फिर यहां आएंगे इसके बारे में फिर देखेंगे। लिखना है इस पे, इफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट प्रेजेंट इन द सेल, मतलब तीन हम लोग बनाएंगे यहां पे, नो पेयरिंग, नो पेयर, यहां पे आ जाएगा पेयर ऑफ टू,
और एक लिख लेना पेयर ऑफ 3। क्लियर? तो अगर इस टाइप से रहेंगे भाई तो ये केस को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड, इसको हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड। इसको बोलेंगे डिप्लॉइड और इसको बोला जाएगा ट्रिप्लॉइड। क्लियर? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सिंगल एन से। क्लियर? इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा भाई 2n से, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 3n से। आया इतना समझ में? n 2n 3n। क्लियर? चलो, तो अब जैसे मान लो इसका क्रोमोसोम बनाओ, एग्जांपल भी लिख लो। एग्जांपल जैसे लिखना चाहो तो एग्जांपल में इसमें क्या आ जाएगा? ह्यूमन स्पर्म सेल। ठीक, इसमें कोई सा भी सेल ले लो, सोमेटिक सेल ले लो जिससे कि हमारा पूरा बॉडी बना हुआ रहता है, ठीक है? तो या फिर कोई सा भी सेल ले लो, इसमें सोमेटिक सेल ले लो। क्लियर? और ट्रिप्लॉइड जो है हम लोग देखेंगे फ्लावर के फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। क्लियर है? तो ये प्रेजेंट होगा भाई इन फ्लावर्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सारे फ्लावर्स नहीं, सारे फ्लावर्स नहीं। क्लियर? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अगर 10th का बायोलॉजी का थोड़ा मोड़ा कुछ याद हो तो भाई हम लोगों ने देखा हुआ था, याद करो 10th में जब प्लांट के केस में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता था। ये तो टर्म तो याद रहेगा थोड़ा मोड़ा। तो वो जो ट्रिपल फ्यूजन वर्ड आया हुआ था भाई, उसमें जो प्लॉइडी आता है वो 3n आता है। क्लियर? जो पोलर न्यूक्लियाई रहता है वो पहले से ही 2n के फॉर्म में रहता है, और एक मेल गैमेट आकर के उसमें से फ्यूज होगा, तो पहले से ही वो 2n के फॉर्म में है, एक मेल गैमेट के एन प्लॉइडी उसमें और इंक्लूड हो गया, तो भाई वो 3n बन जाता है। तब के केस में उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है? ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है? इसका रिप्रेजेंटेशन क्या लिखोगे भाई, वो तो अब पता चल ही जाएगा। जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये ए के फॉर्म में, मतलब सिंगल के फॉर्म में होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये ए के फॉर्म में होने वाला है, और इसका रिप्रेजेंटेशन ए के फॉर्म में होगा। ठीक है? अब भाई उसका जो भी क्रोमोसोम का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, अगर एक्स लेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स एक्स हो जाएगा, या एक्स वाई जो भी लेना रहा, तो इस हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन तुम कर सकते हो। ठीक? तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे क्रोमोसोम्स के, सॉरी सेल में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स के बेसिस पे उनका प्लॉइडी। इसका नेक्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे। आगे इतना समझ में? ठीक है? तो ये तुम्हारा, इसको याद रखना, क्योंकि वहां पे फिर हम लोग नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के बेसिस पे भी तुम्हारा लेवलिंग करने वाले हैं। तो वहां पे अगर दोनों को बताया जाएगा भाई तो कंफ्यूजन होगा। इससे बढ़िया पहले से थोड़ा सा इसके बारे में जान लिए। n 2n 3n जो है ये प्लॉइडी को बताते हैं। प्लॉइडी बोलने का मतलब नंबर ऑफ पेयर्स। अगर बिना पेयर का रहेगा तो हैप्लॉइड, 2 के पेयर्स में है तो डिप्लॉइड, और 3 के पेयर्स में है तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिप्लॉइड। क्लियर? 3 को हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लॉइड। अब पीछे देखो थोड़ा, जैसे ह्यूमन के केस की अगर बात करेंगे भाई तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो रहता है ये डिप्लॉइड कंडीशन बेसिकली देखने के लिए मिलेगा। स्पर्म सेल में हैप्लॉइड रहता है, उसको छोड़ो, बाकी जो बॉडी के सेल्स रहते हैं ये डिप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं। मतलब सभी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे ये तुम्हारे 2-2 के पेयर में सेट बनाते हैं। इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसी का हम लोग एक और चीज बनाते हैं, ध्यान देना। देखो यहां से ये जो प्रोसेस हुआ है, इसमें होता क्या है कि ये जो सिंगल क्रोमेटिड रहता है ये अपना एक कॉपी जनरेट करता है, और कॉपी जनरेट करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इसको लिखो इसमें, रेप्लिकेशन। अपना रेप्लिका तैयार किया, इसके बारे में 12th में देखना है। 12th के सिलेबस में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब चीज हमारे 12th के सिलेबस का पार्ट है। बस अभी भेजे में इतना बिठाओ कि रेप्लिकेशन का मतलब होता है खुद का कॉपी जनरेट करना। इसी वजह से दोनों सेम सेंट्रोमियर शेयर करेंगे, और सेम सेंट्रोमियर में प्रेजेंट 2 क्रोमेटिड्स को हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और ये जो हम लोगों ने लिया हुआ ये मोनाड का केस हो गया, और ये हो जाएगा डायाड का केस। लेकिन दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम्स लिए हुए हैं ये हैप्लॉइड कंडीशन। दोनों ही कैसा कंडीशन हो जाएगा? हैप्लॉइड कंडीशन, क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम्स, ये दोनों एक एक क्रोमोसोम ही है और पेयरिंग तो किए नहीं है।
ठीक। अब जैसे ह्यूमन केस की अगर बात करेंगे तो इन हमारे में जो रहता है ये क्रोमोसोम्स पेयर में मिलते हैं, तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, मोनाड के केस में और डायाड के केस में, दोनों देखो। ये हो जाएगा ह्यूमन सेल के क्रोमोसोम का रिप्रेजेंटेशन मोनाड के केस में, जब एक एक क्रोमोसोम सॉरी एक एक क्रोमेटिड रहने वाले होंगे, और ये हो जाएगा भाई डायाड के केस में। क्लियर। तो ये तुम्हारा डिप्लॉयड कंडीशन को बता रहा है, डिप्लॉयड का ये हो जाएगा मोनाड कंडीशन और ये हो जाएगा डायाड कंडीशन, ये भी लिखो। ये है पेयर ऑफ मोनाड, ये क्या हो जाएगा पेयर ऑफ डायाड। ठीक है, पेयर ऑफ मोनाड, पेयर ऑफ डायाड, और दोनों कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डिप्लॉयड। हमारे बॉडी में टोटल ऐसे 23 पेयर्स होते हैं, ये कंडीशन ले लिए, ऐसे नीचे करते हुए तुम 23, मतलब टोटल नंबर में 46, सबको कंबाइन करोगे तो वो एक सेल में प्रेजेंट होने वाले रहेंगे। तो भाई ये जो क्रोमोसोम्स है हमारे में डिप्लॉयड कंडीशन में रहेगा, इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर बनने वाला होगा, जिसमें से हम लोग 23 मेल के केस में आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 जो रहते हैं वो एक्स एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं, जो आखिरी का क्रोमोसोम तुम्हारा बनने वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स वाई क्रोमोसोम। क्लियर, इतना क्लियर हो गया रहेगा। अब इसका तुम्हारा एक ही टर्म बचा हुआ है, ध्यान से उसको एक समझ लो, फिर हो गया तुम्हारा काम कंप्लीट। ध्यान देना, अगर जो पेयर बनाए हुए क्रोमोसोम्स है ये सेम सेम क्रोमोसोम्स हुए, जैसे इन दोनों को तो हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों जो क्रोमोसोम्स है या दोनों क्रोमेटिड जो है सिंगल सिंगल, ये सेम सेंट्रोमेयर शेयर नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है। तो इसमें एक नोट करके ऊपर में लिख भी लो कि नो सिस्टर क्रोमेटिड्स। नो सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है। क्लियर है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। अब ध्यान देना, अगर ये, एक सेकंड में इसको थोड़ा छोटा कर लूं, एक और बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान देना, अगर ये जो दो पेयर्स आए हुए हैं, जैसे मैंने तुमको बताया कि ह्यूमन के केस में मेल की अगर बात करोगे तो ये जैसे इसको हम लोगों ने एक्स ले लिया, इसको भी हम लोगों ने एक्स ले लिया, और ये तो मोनाड के केस में हो गया, ये डायड के। एक काम करो, एक ही में देखो, एक ही में देखो तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। मोनाड डायड तो अब तो समझ में आ चुका रहेगा। अगर मान लो ये भी एक्स है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, तब के केस में दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स जो पेयर आया हुआ है ये सेम हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम लोग बोलेंगे भाई होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर। अब मान करके चलो एक जो है ये एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम जो है ये वाई क्रोमोसोम है, तो इसमें दोनों क्रोमोसोम्स का जो पेयरिंग है वो डिफरेंट क्रोमोसोम का हुआ है, इस केस में इसको नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं।
इसको नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाएगा। चलो इतने को फटाफट नोट डाउन करो भाई, तुम्हारा चैप्टर हो गया इतने में कंप्लीट, सारे टर्म्स ये हो गए। कुछ भी डाउट है तो जल्दी से उसको पूछो तो क्लियर किया जाएगा, अदरवाइज फिर थोड़ा सा और कुछ इंफॉर्मेशन देकर के सेशन एंड करेंगे। फिर इतने में से कुछ भी डाउट है तो पहले पूछ लो। इसमें अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पेयर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम और पेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अच्छा लिख ही देते हैं, चलो लिख लो इस पे, पेयर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। और इसमें हो जाएगा पेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, पेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ये हो गया भाई तुम्हारा सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट, सारे टर्म्स हो गए। आज 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 मतलब आज ही, एक दिन भी स्किप किए बिना रात के सोने से पहले तक एक बार एनसीईआरटी का बुक पहले वाले पेज से याद करो। जी.एन. रामचंद्रन जी से हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, वहां से लेकर के तुम्हारा जो ये चैप्टर एंड होता है ये माइक्रोबॉडीज में होता है, उसको मैंने तुमको पहले ही कवर करवा दिया है। माइक्रोबॉडीज के 2 लाइन दिए हुए हैं, वहां तक तुमको लाइन बाय लाइन नहीं, वर्ड टू वर्ड एक भी वर्ड छोड़ना है नहीं, और पूरा रीडिंग लगाना है। ठीक, और उसमें से भाई फिर सिलेक्ट करो कि हमारा कोई सा भी एक लाइन छूटा हुआ है क्या, अगर होगा तो फिर उसको कवर करेंगे। बाकी एक आध दो अगर मिल भी जाता है तो उसको मैंने नेक्स्ट चैप्टर के लिए बचा के रखा हुआ रहेगा, इसी वजह से छूटा हुआ रहेगा। बाकी तुमको ये फील होना चाहिए भाई कि हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बुक में आज खो जाना पूरा रात तक, और एक बार स्टार्टिंग से लेकर के पूरे एंड तक पूरा चैप्टर रीडिंग कर लो। नोट्स सामने में रखे रहना, जो भी डाउट आएगा तुरंत नोट्स में से देखना, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक जो रहता है वो बहुत शॉर्ट में तुम्हारा कंटेंट प्रोवाइड करता है। उसका डिटेलिंग जब तक किसी दूसरे से ना पढ़ो, एनसीईआरटी तुमको एक बार में समझ में कभी नहीं आएगा। हमारे टाइम पे हमको भी नहीं आया था, जब पहली बार हम लोग भी बुक पढ़े हुए थे उस टाइम पे हमको भी एक बार में भाई एनसीईआरटी बहुत कंप्रेस करके चीजों को देता है, चीजों को वो वेल डिफाइंड तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता, और बहुत सारे टर्म्स ऐसे दिया हुआ रहता है कि जिसको कि अगर प्रॉपरली किसी दूसरे से ना समझो तो वो भेजे में भी नहीं आता, भले अपने से उस पर कितना ही एफर्ट डाल लो। क्लियर, तो ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी होने वाली बात है नहीं, ये जनरल चीज है। पहली बार में मैक्सिमम तुम्हारे टॉपिक सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो कि तुमको एक बार में ही समझ आ जाए, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, बाकी चैप्टर क्लियर होने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब तुमको किसी भी टॉपिक, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी लाइन, किसी भी वर्ड में थोड़ा भी डाउट आने वाला होगा, क्योंकि जितने भी तुम्हारे समझने वाले वर्ड थे उसको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया पूरे चैप्टर में। अब तुम्हारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि इतने एक्सप्लेन्ड तरीके से चैप्टर कवर करने के बाद इसको अपने दिमाग में किस तरीके से आगे आने वाले एग्जाम तक स्टोर करके रखोगे, क्योंकि रिवीजन करवाने का जो काम है मैं तुमको हर हफ्ते नहीं करवा पाऊंगा। एक बार हम लोग का सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ जाए फिर हम लोग बीच बीच में रिवीजन के लिए क्लासेस लगा सकते हैं। क्लियर, बाकी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलरिटी में इसको कैसे रिवीजन करने का है। ठीक है, तो भाई इतने में से अगर किसी को थोड़ा मोड़ा डाउट किसी टर्म्स में, किसी वर्ड में, या पिछले वाले टॉपिक्स में कहीं से भी अगर कुछ भी डाउट है पूरे चैप्टर को लेकर के, तो तुरंत से पूछ लो उसको, उसके बाद फिर हो जाएगा भाई तुम्हारा ये सेशन एंड। देख लो